वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वर्ब्स किस किस तरह की होती है और उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। और ऑक्सिलरीज भी वर्ब्स ही होती है, लेकिन ये कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनको ऑक्सिलरीज कहते हैं और इनको और क्या क्या नामों से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सिलरीज 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 की संख्या में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये 24 होती हैं, कुछ कहते हैं कि 13 मॉडल्स प्लस डू बी हैव जो होती है वो थोड़ी 24 से ज़्यादा हो जाती है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग ऑक्सिलरीज 24 इसलिए कंसिडर करते हैं कि 24 ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें नॉट आप यूज़ कर सकते हो, यानी उनको उनके साथ में नॉट लगा के आप नेगेटिव भी फॉर्म कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वर्ब प्लस नॉट लगा के आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए शायद उनका ये रीज़न है कि वो 24 बताते हैं। फिलहाल हम ऑक्सिलरी समझने से पहले ये समझ लें कि मेन वर्ब्स होती हैं, एक तो मेन वर्ब्स होती हैं नंबर 1, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब इस बात से ये पता चल रहा है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो मेन वर्ब्स से हट के होती है, अलग होती है, कुछ अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो मेन वर्ब्स होती हैं उनको आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स को आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं और आप मेन वर्ब को फुल वर्ब भी कह सकते हैं। मेन वर्ब को आप फुल वर्ब्स भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्योंकि ये हेल्प करती है मेन वर्ब की, हमेशा हेल्प करती है टेंसेस बनाने में। अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब के साथ में यूज होके ये टेंस फॉर्म करती है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। और इनका एक और नाम है एनोमलस फाइनाइट्स। एनोमलस फाइनाइट्स भी कहते हैं। अब भाई एनोमलस फाइनाइट्स क्यों कहते हैं ऑक्सिलरीज को? एनोमलस फाइनाइट्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होता है। एक्चुअल में एनोमलस फाइनाइट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी फॉर्म करती हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म करने की इनके पास स्पेशल क्वालिटी है और इसी वजह से इनको एनोमलस फाइनाइट्स भी नाम दिया जाता है। फिलहाल मेन वर्ब्स होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब मैंने ये तो बोल दिया आपको कि मेन वर्ब्स अलग होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग होती है। मेन वर्ब का काम करती है और हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जो ऑक्सिलरीज होने के बावजूद भी कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी करती है। वो तो बात की बात। जब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की तो हम उनको डिवाइड करते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है बी, डू एंड हैव, और मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज तो आप जानते ही हो, 13 विल, वुड, कैन, कुड। आप इसी तरह से लिखें, इस तरह से आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, used to and ought to। will, would, can, could, shall, should, may, might, must, need, dare, used to and ought to। ये हुए 13 मॉडल्स जिनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी आप कहते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में आप रखते हैं बी, डू एंड हैव को। अब बी वर्ब्स की आपको पता है 8 फॉर्म्स होती है। is, am, are, अलग से लिख देता हूं मैं, is, am, are in the present, was and were in the past, and be in the future, being in the continuous,
एंड पैसिव्स ऑल्सो एंड बीन इन द परफेक्ट एंड पैसिव्स ऑल्सो, बी बीइंग बीन, ये 8 फॉर्म्स होती है। और हैव जो है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, हैज़, हैव एंड हैड, हैज़, हैव एंड हैड, ये। अब जब अपन ने कहा कि 24 अपन ने एक डिजिट लिखा था 24 ऑक्सिलरीज, तो वो लोग कहते हैं कि 24 में अब ये तो कितनी हो गई, 8 + 3 + 8 + 3, अच्छा डू की नहीं लिखी अभी तो मैंने, डू की हो गई, डू, डज एंड डिड। अब ये हो गई 8 + 3 + 3, ये 14 हो गई। अब 14 और 13 तो 27 हो गई। अब अपन तो 24 की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो 24 है ये है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये नॉट के 24 फ्रेंड्स हैं। यानी 24 ऐसी हैं वर्ब्स इनमें से जो नॉट के साथ लगती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाती है, और 3 ऐसी है जिनको उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जिनके साथ नॉट आप नहीं लगा सकते। वो है, आप बी में नॉट नहीं लगा सकते, आप बीइंग में नॉट नहीं लगा सकते, और बीन में नॉट नहीं लगा सकते। तो इन तीनों को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया उन 24 में, तभी उन्होंने वहाँ पर 24 बताया है। बहुत सारी बुक्स में 24 हैं ऑक्सिलरीज, और इनको इंक्लूड नहीं किया उन्होंने क्योंकि इनमें नॉट नहीं लगा सकते। बाकी काम ये भी करती है ऑक्सिलरी का, काम ये भी करती है हेल्पिंग वर्ब्स का, लेकिन इनमें नॉट नहीं लगता। ये एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये रही प्राइमरी ऑक्सिलरीज और ये रही आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। इन मॉडल ऑक्सिलरीज में भी एक क्लासिफिकेशन है कि जो 10 मॉडल्स हैं उनको तो आप कहते हो फुल मॉडल्स। 10 मॉडल्स को तो आप फुल मॉडल्स कहते हैं। और जो बचे हुए 3 हैं, बचे हुए 3 कौन से हैं? नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। अब मैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो बातें लिखी हुई है और अलग अलग ग्रामेरियंस, अलग अलग लोगों के जो अलग अलग ओपिनियंस है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि 10 को तो वो फुल मॉडल्स मानते हैं। ये मैंने नहीं माना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 मॉडल्स है, बुक्स में लिखा हुआ है फुल मॉडल्स 10 हैं। और 3 को उन्होंने क्या कहा है कि ये हैं सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स का मतलब ये है कि मॉडल्स तो एज अ मॉडल काम करती है, लेकिन सेमी मॉडल्स ऐसी है जो मॉडल्स भी हैं, ऑक्सिलरीज भी हैं, प्लस वो कभी कभी मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है। एज अ मेन वर्ब भी आप उनको यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो उनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि नीड और डेयर ही, कुछ लोग के ज़्यादातर ग्रामेरियंस यही मानते हैं कि नीड और डेयर ही सेमी मॉडल्स है। यूज टू को वो कंसिडर नहीं करते, बाकी यूज टू भी सेमी मॉडल आप मान सकते हो। बाकी जनरली नीड और डेयर को ही कंसिडर किया जाता है सेमी मॉडल में, क्योंकि नीड और डेयर को आप क्लियरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ऑक्सिलरीज की। अब अपन देख लेते हैं कि ऑक्सिलरीज एक्चुअल में काम क्या करती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चल सके ऑक्सिलरीज के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनकी कुछ खासियत ये होती है कि वो नेगेटिव्स बनाती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज नेगेटिव बनाती है। आप कहते हो कि ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, तो इसमें आप इसके साथ नॉट लगा के आप कह सकते हो कि ही इजंट ए गुड बॉय या इज़ नॉट ए गुड बॉय। नेगेटिव्स बनाने में भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प करती है। क्वेश्चंस भी बना देती है। इज़ को आप शुरू में लगा दो, इज़ ही ए गुड बॉय, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो इंटरोगेटिव्स बनाने में या क्वेश्चंस बनाने में भी हेल्प करती है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज पैसिव बनाने में भी हेल्प करती है। सभी के सभी पैसिव्स में ऑक्सिलरीज का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है और वो पैसिव बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स एप्पल्स,
ही लाइक्स एप्पल्स। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे, अभी तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, लेकिन जब आपका इसका पैसिव बनाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की। ही लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हिम। अब आपको ज़रूरत पड़ गई ये ऑक्सिलरी लगाने की, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो पैसिव्स बनाने में भी हेल्प करती है। अब जो है प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस टेंसेस में भी, कंटिन्यूअस टेंसेस में भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया जाता है। ही इज कमिंग, ही इज कमिंग टू दिल्ली में ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है आपको कंटिन्यूअस में, इसलिए प्रोग्रेसिव टेंसेस में भी वो आप काम में लेते हो ऑक्सिलरीज। और परफेक्ट टेंसेस में भी आप हैज़, हैव, हैड के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हो। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के फंक्शंस हैं कि वो नेगेटिव्स बनाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस बनाती है, पैसिव वॉइस भी बनाती है, प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ होती है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है, और परफेक्ट टेंसेस में भी इनका बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि इनके बिना आप परफेक्ट टेंस बना ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस में यूज़ हुई है वो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। देखो ये 3 सेंटेंसेस जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनमें आप जब ध्यान से देखोगे तो इनमें आपको पता चलेगा कि इनमें एक ही वर्ब है। ही गोज़ टू स्कूल में गोज़ वर्ब है, रमेश हैज़ अ बाइक में हैज़ वर्ब है, और शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन में हैज़ अगेन वर्ब है। अब आप इसमें नोटिस करो कि जो गोज़ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रही है, खुद बना रही है, इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यही मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। तो इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद टेंस बना रही है। तो एक्चुअल में मेन वर्ब की ये खासियत होती है कि दे वर्क ऑन देयर ओन, दे डू नॉट नीड एनी हेल्पिंग वर्ब टू हेल्प देम इन मेकिंग टेंसेस। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी हेल्पिंग वर्ब की टेंस बनाने में, वो खुद ही बना लेती है। अगेन अगले वाले सेंटेंस में आप देखो, रमेश हैज़ अ बाइक, तो इसमें हैज़ जो है वो मेन वर्ब है और इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि हैज़ तो हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ी थी अभी, तो फिर ये क्या हो गया। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती है जब वो दूसरी वर्ब की हेल्प करती है टेंस बनाने में, जबकि हेल्प अकेले भी यूज़ होती है और अकेले वो एज अ मैन वर्ब भी यूज़ होती है हैज़, जो रखने के, पोजेशन के सेंस में, पोजेशन के सेंस में कि भाई उसके पास बाइक है, उसकी खुद की बाइक है। ही ऑन्स अ बाइक, इसका मतलब ये होता है, ही हैज़ अ बाइक का मतलब होता है ही ऑन्स ए बाइक, उसकी खुद की एक बाइक है। इस सेंस में जब यूज़ होती है तो ये एज अ मैन वर्ब भी यूज़ होती है और इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिर अगले सेंटेंस में आप देखो, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन में भी हैज़ एक मैन वर्ब है और इसको दूसरी किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपना सेंटेंस बनाने में या टेंस फॉर्म करने में। तो आप देखो कि मेन वर्ब्स की खासियत होती है कि मेन वर्ब्स डू नॉट डिपेंड, मेन वर्ब्स do not depend on other verbs to form tenses। मेन वर्ब्स जो होती है वो दूसरी वर्ब पे डिपेंड नहीं करती टेंसेस बनाने में। ये तो हुई मेन वर्ब की बात। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, वो उनका अकेले कोई वजूद नहीं होता है, वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। जैसे आप कहें कि ही इज कमिंग टू स्कूल टुडे, ये आपने सेंटेंस बना दिया, ही इज कमिंग टू स्कूल टुडे। अब आप देखो इसमें इज वर्ब है और कमिंग भी वर्ब है। अब अगर आप इस सेंटेंस में से कमिंग हटा दो, कमिंग यहाँ से रिमूव कर दो, तो ही इज़ टू स्कूल टुडे ये सेंटेंस नहीं बनेगा। या फिर आप जो है यहाँ से इज़ हटा दो तो ही कमिंग टू स्कूल भी नहीं बनेगा। यानी इस वर्ब को भी ज़रूरत है यहाँ पर तो
हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब अकेले यहाँ पर अपनी कोई हैसियत नहीं रखती, अकेले ये टेंस नहीं बना सकती, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब पहला आपने देख लिया मेन वर्ब की, दूसरी हेल्पिंग वर्ब आप समझ ही गए क्यों कहते हैं, क्योंकि हेल्प करती है मेन वर्ब की। अब जो ये ऑक्सिलरीज हैं ये क्या करती हैं, ये मेन वर्ब की हेल्प करके दे, आप लिख लीजिएगा अलग से ताकि आपको याद रहे, दे फॉर्म 10 टेंसेस। अब मैं 10 टेंसेस क्यों बोल रहा हूँ, ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये 10 टेंसेस ही बनाती है। अब ये 10 टेंस का क्या लॉजिक हुआ, टेंस बेसिकली 3 होते हैं जिनमें से उनके 12 वेरिएंट्स होते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं क्योंकि आपको 12 अलग अलग पढ़ने हैं, हालांकि वो उनके वेरिएंट्स हैं, मेन टेंसेस नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं पढ़ते वक्त कि 12 टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो इन 12 टेंसेस में से 10 टेंसेस ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब की जिनको ज़रूरत पड़ती है। बाकी 2 टेंसेस ऐसे भी हैं, बताइए कौन से हैं, 2 टेंसेस ऐसे भी हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस बनाते हैं, या यूं कहें कि उनको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। 2 टेंसेस ऐसे हैं। अब जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप सोचिए, 10 सेकंड्स आपके पास हैं, अगर आप बता सकते हैं तो। 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको शायद अब तक लगता होगा कि सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। देखो, एक टेंस तो है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा है पास्ट सिंपल। फ्यूचर सिंपल नहीं है, केवल ये दोनों ही है, पास्ट सिंपल। फ्यूचर सिंपल को तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों ऐसे टेंसेस हैं जिनको कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ही इज़ ए बॉय, ही प्लेज फुटबॉल। ये वर्ब है, एज अ मैन वर्ब काम कर रही है, ही प्लेज मैन वर्ब है, इनको किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया है। आई वेंट टू स्कूल yesterday, आई वेंट टू स्कूल yesterday भी लिख देता हूं मैं, आई वेंट टू स्कूल yesterday। इसमें एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब है और इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है और इसने पास्ट सिंपल टेंस बना दिया। मैंने केवल सिंपल की बात की है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑक्सिलरीज हैं वो कितने टेंसेस बनाती है 12 में से, तो 10 टेंसेस बनाती है, 2 को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनकी कुछ खासियतें तो मैंने आपको बता दी, बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप एक एक करके देखते जाइए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स नेगेटिव्स बनाने में कैसे मदद करती है, नोट लगा के वो मैंने आपको बता ही दिया पहले। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्वेश्चंस भी बनाने में हेल्प करती है, उधर से शुरू में आ जाती है जब वो सेंटेंस के, तो वो क्वेश्चंस बना देती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है पैसिव्स बनाने में भी मदद करती है, और पैसिव्स बनाने में एक्चुअली बी वर्ब की जो 8 फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग एंड बीन, ये हेल्प करती है पैसिव्स बनाने में। इसके अलावा 10 टेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इनके अलावा जो 10 टेंसेस हैं वो बनाने में क्या यूज़ करते हो आप, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके अलावा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक और काम है, वो है टैग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन टैग लगाने में भी आप इनका यूज़ करते हो, टैग क्वेश्चंस में भी आप इनका यूज़ करते हो। जैसे कि आप कहो कि ही हैज़ ए कार, इसको आप क्वेश्चन टैग लगाओ, हैज़ंट ही हैज़ ए कार, हैज़ंट ही। तो जब आप क्वेश्चन टैग लगाते हो तब भी आप प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ करते हो। शॉर्ट आंसर्स में कभी कभी हम शॉर्ट रिस्पॉन्सेज या शॉर्ट आंसर्स देने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन ही स्पीक इंग्लिश, किसी ने पूछा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो अब आप लंबा आंसर नहीं देना चाहते, शॉर्ट आंसर देना चाहते हो, तो आप कहोगे ही कैन।
इस तरह से भी ऑक्सिलरी वर्ब का आप यूज़ करते हो। और प्रोग्रेसिव टेंसेस में, कंटिन्यूस टेंसेस में भी बी की फॉर्म्स का आप यूज़ करते हो, ये अपने देख ही लिया। और परफेक्ट टेंसेस में भी हैज़, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप यूज़ करते हो। तो ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के होते हैं, स्पेशली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज को अच्छी तरह से समझने के बाद में अब हम आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो 13 हैं। उनमें से भी ये क्लासिफिकेशन लोग करते हैं कि कुछ तो फुल मॉडल्स हैं, कुछ तो फुल मॉडल्स हैं। अब भाई ये फुल मॉडल्स कौन सी हैं? फुल मॉडल्स हैं कैन एंड कुड, कैन कुड, शैल एंड शुड, विल एंड वुड, may and might, और must, must and ought to। इन 10 को तो वो कंसीडर करते हैं फुल मॉडल्स, इन 10 को तो फुल मॉडल्स कंसीडर करते हैं। और दूसरी होती है सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में 3 मॉडल्स को रखते हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू को सेमी मॉडल्स कहते हैं। बस तो आपने कह दिया कि भाई ये फुल मॉडल्स है और इनको आपने कह दिया कि ये सेमी मॉडल्स है। लेकिन इनमें से भी जो ऊपर वाली आपकी 10 मॉडल्स हैं, इनको सबको, ऊपर वाली 10 मॉडल्स को सबको 9 फुल मॉडल्स प्लस ये ought to को भी साथ में ही ले लीजिए आप। इन 10 मॉडल्स जो फुल मॉडल्स है, 10 फुल मॉडल्स, 10 फुल मॉडल्स प्लस इसमें से यूज्ड टू को भी आप निकाल दीजिए, यूज्ड टू। इन 11 मॉडल्स को आप एज मेन वर्ब्स यूज कर सकते हैं। इन 11 मॉडल्स को आप एज मेन वर्ब्स यूज नहीं कर सकते, सॉरी, इन 11 मॉडल्स को आप एज मेन वर्ब्स यूज नहीं कर सकते, ये एज हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज होती है। लेकिन नीड और डेयर जो दोनों मॉडल्स हैं, नीड और डेयर, इन दोनों को आप एज मेन वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं, इनको आप एज मेन वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से नीड और डेयर को ही आप सेमी मॉडल्स कहिए, यूज टू को मत कहिए। बाकी यूज टू को भी सेमी मॉडल्स कंसिडर किया जा सकता है। जनरली नीड और डेयर प्रॉपर सेमी मॉडल्स हैं और इनको मेन वर्ब्स के जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी को आप एज ए मेन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप हेल्पिंग वर्ब्स के जैसे यूज़ कर सकते हैं। 11 मॉडल्स को। मॉडल वर्ब्स की यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, किन मॉडल्स को क्या क्या नाम से जाना जाता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि अनोमलस फाइनाइट्स कौन से हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कौन से हैं, कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, कौन सी जो है सेमी मॉडल्स है, कौन सी फुल मॉडल्स है, इस तरह से। तो ये जो 10 फुल मॉडल्स हमने लिखे थे, 10 फुल मॉडल्स जो हैं उनमें से भी आप ought to को हटा दीजिए, ought to को रिमूव कर दीजिए और ought to को यहाँ से हटा दीजिए। और जो बाकी जो 9 मॉडल्स बची हैं उनको कहते हैं सेंट्रल मॉडल्स, उनको कहते हैं सेंट्रल मॉडल्स। सेंट्रल मॉडल्स आपसे पूछे कि कितने हैं, तो वो है ये 9 है। इसमें नीड नहीं है, डेयर नहीं है, यूज्ड टू भी नहीं है और ought to भी नहीं है। सेंट्रल मॉडल्स इन 9 मॉडल्स को कहते हैं। अब आप देखें कि ought to, OUGHT, ought to का यूज़ आप कौन से टेंस में करते हैं? ought to का यूज़ आप करते हैं प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी आप ought to का यूज़ करते हैं। ought to का यूज़ आप करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। और जो आपका यूज्ड टू है, यूज्ड टू, उसका यूज़ आप करते हैं केवल पास्ट टेंस ओनली। यूज्ड टू का आप केवल
पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज को अलग अलग तरीके से समझने के लिए हम उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, उनके अलग अलग नोशंस और मूड्स की बात कर लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो मॉडल्स इसलिए भी होती है क्योंकि वो मूड से बना है मॉडल, और अलग अलग मूड्स वो शो करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैन की ही, कैन को ही ले लेते हैं सबसे पहले। कैन क्या करता है, आप अगर पहले सेंटेंस में देखें तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या बता रहा है कैन यहाँ पर? एबिलिटी बता रहा है, वो भी मेंटल एबिलिटी किसी की, कि उसमें दिमाग है, उसमें इतनी मतलब सामर्थ्य है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी मेंटल एबिलिटी है। साथ ही अगर आप कहें कि ही कैन स्विम, इसका मतलब होता है कि ही नोज हाउ टू स्विम। ये थोड़ी अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी हो गई उसकी, और ये ही नोज हाउ टू स्विम, तो आप कह देंगे कि ही कैन स्विम, ही कैन सिंग, ही कैन डांस, इस तरह से। दूसरा सेंटेंस आप देखो, ही कैन लिफ्ट दिस बकेट। भाई उसमें एबिलिटी है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी, ये फिजिकल एबिलिटी है कि वो इस बकेट को, इतनी भारी बकेट को, हेवी बकेट को उठा सकता है, ये उसकी फिजिकल एबिलिटी है। फिर आप देखो, आई कैन लेंड यू 5 लाख रुपीज़, मैं तुमको उधार दे सकता हूँ 5 लाख रुपए की, ये कैपेसिटी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं आपको 5 लाख रुपए उधार दे सकता हूँ। ये इस तरह से मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, कैपेसिटी और somebody knows how to do something, ये इन कॉन्सेप्ट्स में आप कैन का यूज़ कर सकते हो। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पास्ट में ले जाओगे, ये आप कहोगे कि he could swim when he was 15. He could swim when he was 15। वैसे तो ये ही वॉज नहीं लगा के भी आप सेंटेंस बना सकते हो। he could swim when 15, ये भी ठीक है। he could swim when he was 15, जब वो 15 साल का था तब वो तैर सकता था, उसमें एबिलिटी थी, पास्ट एबिलिटी। इसी एबिलिटी को पास्ट में आप अगर बोलना चाहते हो तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। तो इसके कैन के बाद आप कुड भी लिख लीजिए। नंबर 2, कुड का यूज़ आप करते हो पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट फिजिकल एबिलिटी के, पास्ट मेंटल एबिलिटी के लिए, एंड समबडी न्यू हाउ टू डू समथिंग। कैन का जहाँ यूज़ होता है उसी तरह से सिमिलरली आप कुड का उसके पास्ट में यूज़ कर सकते हो। अब आप आ जाओ नंबर 3, मे पर। तो जो मे है, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनसे ये पता चल रहा है कि इट मे रेन टुडे, कि ये पॉसिबल है कि आज बारिश हो। 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, मीन्स इट इज़ द सीजन ऑफ द रेन एंड इन दिस रीजन नॉर्मली इट रेन्स, बट टुडे इट इज़ नॉट 100% दैट इट विल श्योरली रेन। अगर 100% होता तो हम विल ही यूज़ कर देते। मैं लगा के आप ये बताना चाहते हो कि दिस इज़ द सीजन ऑफ रेन बट टुडे इट्स नॉट 100% दैट इट विल रेन श्योरली। तो इट मे रेन टुडे, यू मे बिकम अ सेकेंड ग्रेड टीचर इफ़ यू वर्क हार्ड, उसमें इफ़ लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, 100% नहीं है। ही मे कम टुमारो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। ही मे कम टुमारो, कल आ सकता है, आ भी जाए, नहीं भी आए। तो मैं क्या शो करता है? पॉसिबिलिटी, जिसको आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, ये एक्सप्रेस करता है मे। इट मे रेन टुडे, आप कह सकते हो कि इट्स 50-50 पॉसिबिलिटी दैट इट मे रेन। सीज़न चल रहा है बारिश का, लेकिन 100% कन्फर्मेशन नहीं है। यू मे बिकम अ सेकेंड ग्रेड टीचर, अगर हार्ड वर्क करोगे तो बन जाओगे, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता, उसमें कंडीशन लगी हुई। ही मे कम टुमारो, कल आ सकता है, आने की संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आ ही जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप मे का यूज़ करते हो। इसके अलावा मे का आप जो है परमिशंस में परमिशन, और परमिशन भी कैसी? फॉर्मल, जिसको आप पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। फॉर्मल परमिशंस में आप मे का यूज़ करते हो। अगर आप ऑफिस में हो
या यू आर अमंग द पीपल हु यू डोंट नो, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनको आप जानते नहीं हो और आप अपने एटिकेट्स दिखाना चाहते हो, मैनर्स दिखाना चाहते हो, तो फिर आप मे का यूज़ करते हो। आप कहते हो कि मे आई कम इन सर, आप मैनर्स दिखा रहे हो। तो जो आपको रिप्लाई करने वाला है वो भी फॉर्मल परमिशन लेने में और परमिशन देने में भी मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, यू यस यू मे कम इन, वो कहेंगे आपको कि यस यू मे कम इन। तो फॉर्मल परमिशन लेने में भी और देने में भी, दोनों में ही मे का यूज़ करते हैं। अब एक और बात है कि जब फॉर्मल परमिशन नहीं लेते, इनफॉर्मल परमिशन होती है या यूँ कहें आपकी लेस पोलाइट होती है। इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन या लेस पोलाइट, जिसमें पोलाइटनेस कम होती है, या यूँ कहें कि ज़रूरत नहीं होती परमिशन लेने की, फिर भी आप अपने एटिकेट्स, अपने मैनर्स शो करना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आप परमिशन मांगते हो, ज़रूरत नहीं है फिर भी, तो फिर आप कैन का यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कैन आई वेयर योर शर्ट, कैन आई वेयर योर शर्ट। अपने दोस्त को कह रहे हो कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकता हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी पहन सकते हो बिना परमिशन के भी, लेकिन आप जो है अपने एटिकेट्स दिखाना चाह रहे हो, मैनर्स दिखाना चाह रहे हो, इसलिए आप कैन का यूज़ करते हो। ये है इनफॉर्मल या फिर लेस पोलाइट, लेस पोलाइट परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है मांगने की, फिर भी आप मांग रहे हो टू शो योर मैनर्स। तो इस तरह से मैं और कैन का यूज़ आप करते हैं। अब आप देखो माइट का यूज़ किस तरह से करते हैं। आपने मे में कहा कि पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, बाकी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें माइट में वैसे एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि 50-50 है या फिर 40-60 है या 30-70 है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि 50-50 पॉसिबिलिटी है, तब आप मे का यूज़ करो। और माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है, बहुत दूर की संभावना है, बहुत कम पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, लेकिन हो तो सकता है। आप कहें कि यू माइट विन द फर्स्ट प्राइज ऑफ 5 करोड़। अब 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनमें से केवल 2 ही लोग या एक ही आदमी जो है वो 5 करोड़ का फर्स्ट प्राइज़ जीतेगा। तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है। तो इस तरह से रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में माइट आई मेक सम सजेशन टू यू, माइट आई मेक सम सजेशन टू यू, ये क्या है, हेजिटेशन शो कर रहा है, हेजिटेशन। जब आप हेजिटेशन शो करते हो तो आप कहते हो कि माइट आई डू समथिंग, माइट आई यूज़ योर पेन, माइट आई मेक अ सजेशन, माइट आई हैव समथिंग टू से, माइट आई से समथिंग टू यू। तो आप जो है हेजिटेशन है आप में, तो आप माइट का यूज़ करके अपना हेजिटेशन शो करते हो, मॉडल यूज़ करते हो आप अपना हेजिटेशन। वैसे आप दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते थे उस बात को, लेकिन आपने मॉडल का यूज़ किया ताकि जो है अच्छी लैंग्वेज आप बोलो और आप अपना कॉन्सेप्ट जो है हेजिटेशन जो है वो बता सको। वैसे पॉसिबिलिटी की ही हम बात करें तो आप मस्ट का यूज़ करते हो, मस्ट का, और आप कहते हो कि आई मस्ट गेट गुड मार्क्स, आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। बहुत ज़्यादा संभावना है कि मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ये क्या है, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक तो थी लेस पॉसिबिलिटी, एक थी रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम, और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे ये तो बात हुई पॉसिबिलिटी की, लेकिन आप जो है ऑलमोस्ट 100% कॉन्फर्मेशन के साथ कहते हो, यानी बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100% ही पॉसिबिलिटी होती है, या आप उस 100% पॉसिबिलिटी को आप कहते हो श्योरिटी। आप श्योर हो कि ऐसा होगा ही होगा, तो आप कह देते हो कि आई विल सिक्योर 90+ मार्क्स
इन इंग्लिश। आपको पता है कि 90 प्लस तो आपके, वैसे तो आपको 100 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप कह रहे हो कि 90 प्लस तो मेरे आ ही जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट अ कॉन्फर्मेशन। तो जो श्योरिटी के लिए आप यूज़ करते हो, आप विल का यूज़ कर देते हो। आप कहते हो कि आई विल कोई आपसे पैसे मांगता है और बार बार आपको परेशान कर रहा है पैसे मांग मांग के, तो उसको आप कहते हो कि आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो बाय 9 AM। कल सुबह 9 बजे से पहले पहले मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मेरी पॉकेट में ही पड़े हैं, लेकिन वो मैं दूसरी पैंट्स पहन के आ गया आज। वो जो पैंट्स है वो घर पे पड़ी है, उसमें मेरे पर्स में रखे हुए हैं, और मैं कल तुम्हारे पैसे श्योरली लौटा दूंगा, ऑलमोस्ट 100% लौटा दूंगा। तो आप जो है वो विल का यूज़ करते हो। ये हुई श्योरिटी। अब देखो, इन क्वेश्चंस, और आप जब किसी को अपनी हेल्प करने के लिए कह रहे हो तो आप विल और वुड का दोनों का ही यूज़ करते हो। जब आप विल का यूज़ करते हो तब क्या होता है, और जब वुड का यूज़ करते हो तब क्या होता है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब आप कहते हो विल यू प्लीज़ हेल्प मी, तो आप क्या हो, लेस अथॉरिटेटिव। मतलब इसमें अधिकार की भावना जो है, अधिकार की भावना इसमें है। आप अथॉरिटेटिव हो, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, कि आप शो कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, वो आपकी हेल्प कर ही देंगे, और आप फिर भी कह रहे हो कि विल यू प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन जब आप कह रहे हो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें आप लेस अथॉरिटेटिव हो। अधिकार, कम अधिकार भावना आप कह सकते हो कि इसमें कम अधिकार की भावना होती है वुड में। आप ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, कर दे तो कर दे, नहीं करे तो नहीं करे, कम अधिकार भावना है। और जो विल यू प्लीज हेल्प मी है, उसमें ज़्यादा अधिकार आप शो कर रहे हो। विल के कुछ और यूजेस हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ये क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, और ये स्ट्रॉन्ग वाली प्रॉमिस है। I'll punish you if you come late। इस वाले सेंटेंस में आई विल पनिश यू इफ़ यू कम लेट, अगर तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ऐसा आपके टीचर आपको कह रहे हैं। ये क्या है, एक तरह की थ्रेट है, या फिर आप कह लीजिए वार्निंग है। वार्निंग के लिए भी आप विल का यूज़ करते हो। आई विल पनिश यू इफ़ यू कम लेट, ये वार्निंग है। अब इस तरह से वार्निंग देने के लिए विल का यूज़ हम कर रहे हैं, तो शैल का भी यूज़ करते हैं। यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू कम लेट, यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू कम लेट। वैसे तो यू के साथ में शैल का यूज़ नहीं करते हैं, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में ही शैल का यूज़ करते थे पहले की इंग्लिश में, आजकल तो विल का ही करते हैं। लेकिन फिर भी यू के साथ में विल का यूज़ नहीं करके शैल का यूज़ किया है। ये बताता है कि इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वार्निंग का। यू शैल बी पनिश्ड। अब प्योर फ्यूचर भी एक चीज़ होती है, वो अपन किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू कम लेट, आप वार्निंग के लिए विल और शैल का सिमिलरली यूज़ कर रहे हो। वार्निंग कह लीजिए, आप थ्रेट कह लीजिए, इस तरह से आप विल का यूज़ करते हैं। अब अपन देख लेते हैं, वेयर इज़ द डस्टर। लेट्स वाइप देम आउट एंड सी द नेक्स्ट मॉडल्स। आप देख लीजिए, शुड और ought to, OUGHT, ought to। शुड और ought to में क्या डिफरेंस है। एक मोरल ड्यूटी नाम की चीज़ होती है, मोरल ड्यूटी, और एक होता है सजेशन। सजेशन आप किसी को देते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को मानेगा या नहीं मानेगा। एक होती है मॉरल ड्यूटी, जिसमें आप बताते हो कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी ही है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे आप कहते हो कि you should attend the class of English।
यू शुड अटेंड द क्लास ऑफ इंग्लिश। ये सजेशन है मेरा कि तुम इंग्लिश की क्लास अटेंड करो और ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम करो या नहीं करो। दूसरी तरफ आप कहते हो ought to का यूज़ करके कि यू ought to help your brother, जो तुम्हारा भाई है उसकी तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। अब ये करनी चाहिए वाली बात नहीं, ये तुमको करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तुम्हारी जो है वो मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरली नैतिकता कहती है, तुम्हारे ऊपर बाध्यता है कि तुमको अपने भाई की हेल्प करनी ही पड़ेगी। और तुम अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, मतलब तुमको करनी ही पड़ेगी। ये ought to में आप मॉरल ड्यूटी शो करते हो और शुड में आप एक तरह से सजेशन देते हो। ये छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। बाकी मस्ट के और कुछ स्पेशल यूजेस, यू मस्ट पे योर टैक्सेस, यू मस्ट पे योर टैक्सेस, ये क्या है, आपकी लीगल ड्यूटी है। भारत का नागरिक होने के नाते ये आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि आपको अपने टैक्सेस पे करने चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग इन दैट कैटेगरी ऑफ पेइंग टैक्सेस, तो आपको ये लीगल ड्यूटी बनती है आपकी कि आपको टैक्सेस पे करनी चाहिए। योर ग्रैंडफादर इज़ इल, यू मस्ट गो टू योर विलेज, तुम्हारे दादाजी बीमार है, तुमको गाँव जाना ही चाहिए। ये मस्ट का यूज़ करके यू मस्ट गो टू योर विलेज आप बता रहे हो कि ये समय की मांग है, ये इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द आवर, ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है, मांग है कि तुमको जाना पड़ेगा मस्ट का यूज़ करके। इफ़ यू गो टू आगरा यू मस्ट सी द ताजमहल, अगर तुम आगरा जाओ तो तुमको ताजमहल देखना ही चाहिए, बहुत सुंदर है, बहुत जो है इनक्रेडिबल है, देखना ही चाहिए। इस तरह से मस्ट का यूज़ करके आप क्या बता रहे हो, एडवाइस दे रहे हो किसी को, और वो एडवाइस किस तरह की है, इट इज़ एन एम्फैटिक एडवाइस, बहुत ज़ोर की एडवाइस है, बहुत ज़ोर दे के आप एडवाइस दे रहे हो कि मैंने देखा है, और अगर आगरा जा रहे हो तो बार बार तो जाते नहीं हो, तुमको ताजमहल देख ही लेना चाहिए। एम्फैटिक एडवाइस आप दे रहे हो। तो लीगल ड्यूटी, नेसेसिटी और एम्फैटिक एडवाइस के लिए भी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। शैल के कुछ और यूजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शैल इस तरह से यूज़ करके शैल का यूज़ आप करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, in the beginning of the sentence, या यूँ कह लीजिए in the beginning of the question, in the beginning of the questions बनाते समय आप शुरू में shall का यूज़ करते हो, तो उस shall का क्या मतलब हो जाता है, shall I prepare for the grade 2 teacher exam, आप पूछ रहे हो किसी से सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, तो ये हुआ कि asking for a suggestion और asking for an advice, आप किसी के एडवाइस ले रहे हो, उनका सजेशन आप मांग रहे हो कि क्या तुमको क्या लगता है कि मुझे ग्रेड 2 टीचर एग्ज़ाम इंग्लिश का जो है उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि एम आई एबल टू पास दैट एग्जामिनेशन, तुम्हारी नज़र में तुमको क्या लगता है, तो आप पूछ रहे हो किसी से, सजेशन या एडवाइस ले रहे हो, तो शैल का यूज़ करते हैं, शैल आई प्रिपेयर फॉर द ग्रेड 2 टीचर एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल आई बाय एन आईफोन, ये इसमें भी आप क्या कर रहे हो, किसी से एडवाइस या सजेशन के लिए पूछ रहे हो, सजेशन या एडवाइस मांग रहे हो। शैल आई बाय एन आईफोन, तुमको क्या लगता है मुझे ले लेना चाहिए, 1 लाख रुपए खर्च कर देना चाहिए। शैल आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पानी का गिलास लेके आऊँ, मतलब उनसे पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप लेके आ जाओगे तो शायद वो पिए नहीं पिए, इसलिए आप उनसे पोलाइटली पूछ रहे हो। आस्किंग फॉर द परमिशन, या इसको आप बहुत अच्छी लैंग्वेज में कह सकते हो ऑफर ऑफ सर्विस, ऑफर ऑफ सर्विस, किसी की सेवा करने के लिए, किसी की सर्विस करने के लिए भी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहें तो आपके लिए चाय लेके आ जाएं, आप कहें तो आपको खाना खिला दें, आप कहें तो आपको पानी पिला दें। शैल आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफर ऑफ सर्विस, तो इस तरह से आप शैल का यूज़ करते हैं। अपन ने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के क्या क्या यूजेस होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज को किन किन कॉन्सेप्ट्स में
यूज़ किया जाता है। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। यूँ कहेंगे कि 2-3 घंटे भी अगर हम जो है लेक्चर को खींच लें तो भी शायद मॉडल ऑक्सिलरीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन तो होती नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया, और फिर और कोई बोनस वीडियो बना के कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं या बची हुई जो भी नॉलेज है इस टॉपिक में वो मैं आपको बताऊं। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं, या आपको और कुछ पूछना है तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैवंट डन इट येट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। और सब्सक्राइब कर दिया तो दूसरी बार मत कीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। देखते रहिए, एंजॉय योर स्टडी, हैव अ नाइस टाइम।